गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ईमेल तक कवर किया था। आज हम इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एवरी सेंटेंस कैन बी ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंप्लीट प्रेडिकेट। तो जो सेंटेंस होता है, किसी भी सेंटेंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सब्जेक्ट के अंदर और दूसरा प्रेडिकेट के अंदर। द कंप्लीट सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ सिंपल सब्जेक्ट, द नाउन और द प्रोनाउन इज़ द सब्जेक्ट इज़ अबाउट एंड इट्स मॉडिफायर। द कंप्लीट प्रेडिकेट इज़ मेड अप ऑफ वर्ब एंड इट्स मॉडिफायर। तो जो सब्जेक्ट होता है, कंप्लीट सब्जेक्ट, उसके अंदर सिंपल सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर नाउन या प्रोनाउन ये इसके अंदर सम्मिलित होते हैं, और साथ ही उसका मॉडिफायर भी होता है। द कंप्लीट प्रेडिकेट इज़ मेड अप ऑफ वर्ब्स, और जो प्रेडिकेट होता है वो वर्ब और मॉडिफायर का बना होता है। द सब्जेक्ट ऑफ ए कंप्लीट सेंटेंस इज़ हु और व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट। तो सब्जेक्ट क्या होता है कि किसके बारे में क्या बताया गया है, यही सब्जेक्ट होता है। एंड द प्रेडिकेट टेल्स अबाउट दैट सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट जो है वो उस सब्जेक्ट के बारे में बताता है। यस्टरडे आफ्टर लंच द स्टूडेंट्स वर कंप्लेनिंग अबाउट द शॉर्ट रिसेस, कि कल बीते वाला जो कल है, बीता हुआ कल बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि रिसेस जो है वो शॉर्ट हुई थी, जितनी होनी चाहिए थी उतने टाइम की नहीं हुई, उससे थोड़ा कम टाइम की हुई थी। द स्टूडेंट्स आर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इस सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो स्टूडेंट हैं। द प्रेडिकेट ऑलवेज इंक्लूड द वर्ब एंड टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। इन दिस एग्जाम्पल द स्टूडेंट वर कंप्लेनिंग अबाउट द शॉर्ट रिसेस। After explaining the concept of parts of sentence, an activity will be taken up to strengthen the topic। तो सेंटेंस जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का बना होता है, इसको थोड़ा सा और समझाने के लिए हम एक एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं। राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिंग ए प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट कैन बी चैलेंजिंग फॉर एनीवन, but the job market can be especially tough for recent college graduates or undergraduates, people re-entering the workforce after time away, or someone who has been in a position for a long time. Competition is stiff. Stiff means hard, difficult. The market is filled with other strong job candidates too. जो मार्केट है वो और तरह के कैंडिडेट्स से भी भरा हुआ है। सो हाउ कैन स्टूडेंट्स इंक्रीज देयर चांसेस फॉर गेटिंग ए ग्रेट जॉब इन द फील्ड दे लव। तो जो स्टूडेंट हैं, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, उस फील्ड के अंदर अच्छी जॉब कैसे पाएँ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन इट स्टार्ट्स विद ए रेज्यूम। तो सभी के लिए ये एक रेज्यूम से स्टार्ट होता है। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू क्रिएट ए प्रोफेशनल रेज्यूमे। नीचे ये चार्ट दिया हुआ है कि रेज्यूमे किस तरह से बनाया जाता है। जैसे कि लेफ़्ट से शुरू करते हैं। इज़ द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर इन द सेम फील्ड एज योर एक्सपीरियंस। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो आपके फील्ड से रिलेटेड है। डज़ योर वर्क एक्सपीरियंस शो ग्रोथ और प्रमोशंस। आपने अभी तक जो भी काम किया है, क्या वो इस चीज़ को शो करता है कि आपकी ग्रोथ हुई है या आपका प्रमोशन हुआ है। डू यू हैव मेजर गैप्स इन एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। आपने जो भी अभी तक काम किया है, क्या उनके बीच में कोई बड़ा गैप है। डू यू हैव पर्टिकुलर स्किल्स दैट आउटवे योर वर्क हिस्ट्री। क्या आपके अंदर कोई ऐसी ख़ास स्किल है जो कि आपके काम के बारे में बताए। डू यू हैव इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। क्या आपके पास कोई
ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है? आर यू ए रिसेंट कॉलेज ग्रेजुएट और री एंटरिंग द वर्क फोर्स? क्या आप कॉलेज से अभी फ्रेशली पास आउट हुए हैं या पहले भी कहीं काम कर चुके हैं? डू यू हैव मोर देन 10 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस? क्या आपके पास 10 साल से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है? तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए रेज्यूमे तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सैम्पल ऑफ रेज्यूम राइटिंग फॉर्मेट। रेज्यूम लिखने का फॉर्मेट यहाँ दिखाया हुआ है। सबसे ऊपर नाम आता है, उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट और प्रोविंस, जिप। जिप मतलब आपका जो कोड होता है, पिन कोड, उसको जिप बोलते हैं। फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सभी डिटेल्स सबसे ऊपर फ्रंट में बिल्कुल सेंटर में आती हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव या समरी। ऑब्जेक्टिव लिखेंगे यहाँ अपना। ए रेज्यूम ऑब्जेक्टिव और समरी कैन हेल्प डिस्क्राइब द वैल्यू यू ब्रिंग टू ए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर एंड एंटिस ए हायरिंग मैनेजर टू रीड योर रेज्यूम। गेट हेल्प। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद कि आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हो, ये होता है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद अपना एक्सपीरियंस बताना है। जॉब टाइटल, आप किस पोजीशन पे, किस पोस्ट पे काम करते थे, कंपनी एंड लोकेशन, किस कंपनी में और वो कंपनी कहाँ है। राइट साइड में अपना ईयर्स में एक्सपीरियंस लिखेंगे। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 ईयर्स लिखेंगे, 10 का है तो 10 लिखेंगे। उसके बाद नीचे एक्शन वर्ड्स, कीवर्ड्स प्लस स्किल्स प्लस नॉलेज। आपको जो भी जिस चीज़ में आप निपुण थे, फॉर एग्जांपल पंक्चुअल थे आप, समय के पाबंद, और किसी काम में माहिर थे तो उसके बारे में लिखना है। किसी चीज़ की आपको ख़ास नॉलेज है तो उसके बारे में लिखना है। बी स्पेसिफिक बाय यूजिंग नंबर्स एंड परसेंटेजेस, और ये सब बताते हुए उनको नंबर्स में या परसेंटेज में बताना है। रेलिवेंट स्किल्स। स्किल ग्रुप और टाइटल, लिस्ट स्किल्स हेयर। आपके अंदर जो भी स्किल्स है, जो भी कुछ ख़ास है कोई काम करने के लिए, तो उसके बारे में ज़रूर डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब वर्क के साथ साथ कंप्यूटर चलाना भी जानते हैं तो आप ज़रूर कंप्यूटर के बारे में लिखें कि यू हैव कंप्यूटर नॉलेज। नेक्स्ट इज एजुकेशन। एग्जाम्पल एजुकेशन, बीएससी कंप्यूटर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया 2002। तो अपनी एजुकेशन के बारे में लिखना है। आपने कौन सी एजुकेशन की है, आप ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और आपने कहाँ से की है और कब की है। ये पूरी डिटेल आपने रेज्यूमे में देनी है। नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ए कैटेगरी टू विच वर्ड इज असाइंड इन अकॉर्डेंस विद इट्स सिंटैक्टिक फंक्शंस। इन इंग्लिश द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. The following figure represents 8 parts of speech. तो स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं? वर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले नाउन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ नाउन? ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और आइडिया। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जांपल लंदन, फ्लावर, हैप्पीनेस, ये सभी किसी चीज़ के नाम है तो इनको नाउन बोलेंगे। प्रोनाउन क्या होता है? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल शी, वी, दे, इट, ये सभी प्रोनाउन के एग्जांपल है। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पे यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ वर्ब। ए वर्ब एक्सप्रेसिस एक्शन और बीइंग। जो वर्ब है वो किसी क्रिया को बताते हैं कि क्या कार्य हो रहा है।
फॉर एग्जांपल जंप मीन्स कूदना, इज़ मतलब है, बिकम मीन्स होना। तो ये सभी किसी काम के होने का बताने कि क्या काम हो रहा है, तो इसलिए ये वर्ब होते हैं। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव जो है किसी चीज़ की, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेटी या ओल्ड, सुंदर या बूढ़ा, तो ये किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं, तो इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ एडवर्ब, एन एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। फॉर एग्जांपल जेंटली एंड एक्सट्रीमली। तो एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। किसी क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई काम हो रहा है लेकिन वो कैसे हो रहा है? जेंटली हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक्सट्रीमली मतलब बहुत तेज़ी से, तो ये एडवर्ब हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू फॉर्म ए फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले जो वर्ड आते हैं उनको प्रीपोजिशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बाय और विद, ये प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट इज कंजंक्शन। ए कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। द यंग गर्ल ब्रॉट मी ए वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन शी क्विकली डिसअपियर्ड। इसमें क्या कहा गया है कि एक लड़की टीचर से मेरे लिए एक बहुत लंबा लेटर लेके आई और जल्दी से वो गायब हो गई। तो दो सेंटेंस को यहाँ पे जोड़ा गया है। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, और दो सेंटेंसेस को एंड के साथ जोड़ा जाता है। तो ऐसे यहाँ पे दो सेंटेंस है। पहला तो ये कि लड़की जो है एक टीचर से लेटर लेके आई थी, और दूसरा क्या है, वो जल्दी से गायब हो गई। तो इन दो सेंटेंसेस को एंड के साथ जोड़ा गया है, जिसको बोल्ड करके ब्लैक कलर में दिखाया भी है। तो एंड क्या है? कंजंक्शन मीन्स जोड़ने वाला। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस। इमोशंस को जो बताते हैं, जो वर्ड, जो शब्द इमोशंस को, भावनाओं को बताते हैं, उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ओह, कोई दुख वाली बात सुनते हैं तो हम अपनी फीलिंग्स शो करते हैं ओह बोल के। इसी तरह से कोई खुशी की बात है तो वाओ बोलते हैं, वाओ। तो ये दोनों भावनाओं को बता रहे हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए इंटरजेक्शन वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। राइटिंग स्किल्स एक एक्टिविटी दी हुई है। अडॉप्ट ए वर्ड, स्टूडेंट विल बी गिवन टेम्पलेट्स विद ए हेडिंग। वर्ड है, उसका मीनिंग और पार्ट ऑफ स्पीच, एग्जाम्पल ऑफ यूसेज। तो नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनको इन चीज़ों में डिवाइड करना है। द स्टूडेंट्स चूज ए वर्ड दैट दे वुड लाइक टू अडॉप्ट एंड डू सम रिसर्च ऑन इट यूजिंग द टेम्पलेट अबव। Each student then gives a short presentation on his or her adopted word until all the class has had a chance. The words are then stuck to a large paper chart on the wall. In between, quizzes can be organized about the new words. The students greatly enjoy contributing words, researching and presenting. This activity will help the students to streamline their thoughts and build up their vocabulary. तो इसमें क्या करना है कि वर्ड्स लिखने हैं, उनके मीनिंग लिखने हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच उनको यूज करके बनाना है। नेक्स्ट इज आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए नॉन फिक्शन टेक्स्ट अबाउट करंट और recent news, items of general interest और specific topics। तो किसी टॉपिक के बारे में आर्टिकल लिखना आर्टिकल राइटिंग
कहलाता है। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। तो नीचे आर्टिकल का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये देखिए फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। सबसे ऊपर आएगा टॉपिक, जिस भी टॉपिक के बारे में हमने आर्टिकल लिखना है। ये मोस्टली जो अभी हमारे समाज में चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एंड स्टेटस ऑफ वेमेन इन आवर सोसाइटी। तो इन सभी के ऊपर मोस्टली आर्टिकल लिखना होता है। तो सबसे ऊपर टॉपिक आ जाएगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है तो अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक हो जाएगा, और बाय XYZ जिसके द्वारा ये लिखा जा रहा है वो अपना नाम लिखेगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, मीनिंग प्लस प्रेजेंट स्टेटस। सबसे पहले उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है कि ये क्या होता है, उसके बाद उसका मीनिंग समझाना है कि क्या मीनिंग है इसका, और आज के टाइम में उसकी क्या स्थिति है ये बताना है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है, कॉजेज़ ऑफ द टॉपिक, कि ऐसा क्यों है, इसके क्या कारण हैं। इफ़ इट इज़ ए प्रॉब्लम, अगर ये कोई प्रॉब्लम है, बेरोज़गारी एक प्रॉब्लम है जैसे कि, तो बेरोज़गारी प्रॉब्लम है, ये किस वजह से है, क्या कारण है, वो कारण सेकंड पॉइंट में लिखने हैं। इसी तरह से थर्ड पॉइंट, स्टेटिस्टिक्स ऑफ द टॉपिक, प्रॉब्लम इफ़ नॉन, कि जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट वो आज से 10 साल पहले अगर थी तो कितनी थी और आज कितनी है, ये डिफरेंस क्यों है, स्टेटिस्टिक्स में बताना है, नंबर्स में या परसेंटेज में। फोर्थ पॉइंट के अंदर एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस ऑफ द टॉपिक, कि जिस टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं आर्टिकल, उसके अगर एडवांटेजेस हैं तो एडवांटेजेस लिखेंगे, और अगर डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान है तो उसके डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। इसी तरह से फिफ्थ स्टेप आता है आर्टिकल के अंदर कंक्लूज़न। कंक्लूज़न मीन्स निष्कर्ष, कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, अपनी एडवाइस देना। कंक्लूज़न विद वार्निंग, मैसेज, एडवाइस, स्टेप्स रिक्वायर्ड, कि क्या कदम उठाने चाहिए, स्टेप्स रिक्वायर्ड, कोई एडवाइस देना कि इसको ऐसे कर सकते हैं या ऐसे करना चाहिए। तो ये चीज़ें हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है आर्टिकल के लिए, यू आर रेनू और रोनित, राइट एन आर्टिकल इन 100 to 120 वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन ऑन जर्नलिज्म एज ए करियर। हिंट्स दिया हुआ है, जर्नलिज्म सूटेबल फॉर दोज हु आर गुड एट लैंग्वेज, कि जर्नलिज्म उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो कि लैंग्वेज में या भाषा में अच्छे होते हैं। वन हु डिजायर्स टू प्रेजेंट ट्रूथ टू द पब्लिक, और उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो पब्लिक को, जनता को सच दिखाना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। एक्टिविटी दी हुई है मीडिया डायरी, स्टूडेंट्स राइट अबाउट द डिफरेंट मीडिया दैट दे हैव बीन वाचिंग और रीडिंग। दिस could include TV programs, films at the cinema or on DVD, websites that they have been looking at, magazines, books, etc. तो मीडिया डायरी करके एक आर्टिकल लिखना है, जो भी आप न्यूज़ में देखते हैं, मैगज़ीन में पढ़ते हैं या बुक्स में पढ़ते हैं, वेबसाइट पे कोई चीज़ देखते हैं, उसके बारे में लिखना है। This will help the students to have clarity about present day situations and organize their thoughts in a more constructive way. तो इससे क्या होता है आर्टिकल लिखने से, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में क्लैरिटी होती है कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समाधान होने चाहिए। इसमें स्टूडेंट्स की जो थॉट है वो काफ़ी डेवलपिंग होती है। नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैराग्राफ। तो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ ए पैराग्राफ।
ए पैराग्राफ इज ए सीरीज ऑफ सेंटेंसेस दैट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट एंड आर ऑल रिलेटेड टू ए सिंगल टॉपिक। तो पैराग्राफ जो है सेंटेंसेस की सीरीज होता है जिसके अंदर सिंगल टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब किया होता है। नीचे एक सैंडविच का एग्जांपल देके पैराग्राफ के पार्ट्स को समझाया गया है। सबसे ऊपर बन होता है तो बन को टॉपिक सेंटेंस बताया गया है। उसके नीचे लेटेस आता है, लेट्यूस, जिसको कि फर्स्ट सपोर्टिंग डिटेल बताया गया है। लेट्यूस के नीचे टोमेटो को सेकंड सपोर्टिंग डिटेल बोला गया है। मीट एंड चीज़ को थर्ड सपोर्टिंग डिटेल लिखा गया है। और लास्ट में आता है बॉटम बन, विच इज़ कंक्लूडिंग सेंटेंस, जो सेंटेंस निष्कर्ष बताता है किसी चीज़ का। तो ये सारे क्या थे, पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ। इस तरह से पैराग्राफ बनता है और पैराग्राफ के पार्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी आर्गुमेंट ऐसे। दिस एक्टिविटी will help students organize their argument essays and so improve their writing. A possible cause of the students' poor performance is that students do not know how to organize argument essays or paragraphs. तो स्टूडेंट्स की पुअर परफॉर्मेंस का क्या कारण होता है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि एसे को किस तरह से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाए या पैरा को किस तरह से लिखा जाए। फॉलोइंग पॉइंट्स कैन हेल्प देम स्टूडेंट्स टू राइट पेन डाउन देयर थॉट्स इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर। तो नीचे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि स्टूडेंट्स को एक अच्छे कंस्ट्रक्टिव मैनर में अपने थॉट्स को लिखने में हेल्प कर सकते हैं। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक्सप्लेन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन आर्गूमेंट ऐसे टू द स्टूडेंट्स, कि बच्चों को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाए ताकि वो लिख सकें। एक्सप्लेन पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन, पैराग्राफ को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, ये बच्चों को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। गिव स्टूडेंट्स ए लिस्ट ऑफ connectives which they could use in their essays. Make sure that they understand the relationships that are implied by these connectives. Give students a model argument essay. Once they have read it, ask them to draw a spider diagram of the essay in the following way. कि बच्चों को एक मॉडल essay दिया जाए, एक एग्जाम्पल दिया जाए essay का, जिसको पढ़ने के बाद उनको एक डायग्राम बनाने के लिए दिया जाए, जैसे कि नीचे बनाया हुआ है। बीच में एक बॉक्स है बड़ा, उसके ऊपर 3 बॉक्स और नीचे 3 बॉक्स। तो इनके अंदर क्या पॉइंट लिखने चाहिए ऐसे के बारे में, चलिए देखते हैं। फर्स्टली स्टूडेंट्स विल आइडेंटिफाई द थीसिस। सबसे पहले बच्चे उसके बारे में पहचानेंगे कि ये किसके बारे में लिखा हुआ है। दे विल राइट इट इन ए सर्कल इन द मिडल ऑफ द ब्लैंक पीस ऑफ पेपर। और ये जो मेन जो थीसिस है वो सेंटर में लिखना है, सबसे बीच वाला जो बॉक्स है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द क्लेम्स और स्टेटमेंट्स दैट आर मेड टू सपोर्ट दिस थीसिस। इसके बाद स्टेटमेंट्स जो इस थीसिस के बारे में दी हुई हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट्स विल राइट दीज अराउंड द थीसिस। और इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स थीसिस के अराउंड मतलब चारों तरफ लिखेंगे। देन दे विल आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द डिटेल्स एंड एग्जाम्पल्स विच आर गिवन टू सपोर्ट ईच क्लेम और स्टेटमेंट। इसके बाद इसके सपोर्ट में जो कुछ और लाइन्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो लिखने हैं। फाइनली students will write relevant connectors between the thesis and the claims or statements and between the claims statements themselves। और लास्ट में उन्होंने जो इसका कंक्लूज़न होता है वो पार्ट लिखना है। दिस एक्टिविटी एम्स to help students to
रिकॉग्नाइज देयर ओन प्रॉब्लम्स विद पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन। ये जो एक्टिविटी है ये स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगी कि पैराग्राफ लिखने में उनको क्या प्रॉब्लम आती है और उसको कैसे सॉल्व करें। एंड टू आइडेंटिफाई एरर्स, क्या गलतियाँ होती है पैराग्राफ में उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। विच इम्प्रूव्स देयर ओन रीड्राफ्टिंग स्किल्स, और ये इनकी रीड्राफ्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। समरी, ए क्लासरूम environment relies heavily on the quality of communication taking place within it। कि क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो डिपेंड करता है कि क्लासरूम के अंदर किस तरह की क्वालिटी का कम्युनिकेशन किया जाता है। एज एन इंस्ट्रक्टर टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स विल कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टुवर्ड्स योर क्लासरूम क्लाइमेट। Students with effective communication skills will be more likely to contribute to class discussions। तो जिन स्टूडेंट्स का कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा है, वो क्लासरूम के डिस्कशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। They will be more productive members in group projects and will ultimately gain more from their experience in the class। तो इस तरह के बच्चे जो अच्छे से प्रॉपरली बिहेव करते हैं, अच्छी तरीके से बोलते हैं, अच्छी तरीके से लिखते हैं, ये बच्चे किसी प्रोजेक्ट में या किसी भी डिस्कशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग राइटिंग स्किल्स हेल्प स्टूडेंट्स टू हैंडल प्रोफेशनल एंड सोशल टेंशन्स। तो सीखना और प्रैक्टिस करना, ये जो स्किल्स होती हैं राइटिंग स्किल्स की, ये स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करती हैं ताकि वो प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप कर पाएँ। तो इसी के साथ चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स ख़त्म हो गया। आशा करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर होता है तो आप मुझे कांटेक्ट करके या कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।